आज का एजुकेशनल प्रोग्राम जो हमारे साथ करने आए हैं वो एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं। ही इज डॉक्टर सज्जन राज पुरोहित। ही इज अ डायरेक्टर इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी इन BLK मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर है, बहुत ही एजुकेशनल प्रोफाइल इनके पास है और ये बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित है। अगर मैं आपको इनके कुछ अवार्ड्स के बारे में बताऊं तो ही हैज़ रिसीव्ड बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट अवार्ड इन नॉर्थ इंडिया। ही हैज़ रिसीव्ड ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ही हैज़ रिसीव्ड अवार्ड ऑफ यंग साइंटिस्ट और मोर देन 50 नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस उन्होंने की हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं उनसे कि किस तरीके से वो इस बीमारी के ऊपर काम करते हैं, जिस बीमारी का नाम हम सुनने से भी घबराते हैं। उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है और इस प्रोफाइल के अंदर, इस बीमारी के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है और आज भी वो बहुत सारे लाखों लोगों को अपनी एजुकेशन और अपनी नॉलेज के द्वारा उनकी ज़िंदगियों को बचा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और सर से इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेते हैं। तो सर, मैं पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि कैंसर होता क्या है और हम इतना डर जाते हैं इस चीज़ को सुनकर, हमें इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि कैंसर क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, और मुझे भी बहुत खुशी है कि आज वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने इस बारे में एक एजुकेशनल सेमिनार प्रोग्राम की सोच रखी। जैसा आपने बोला कि जैसे ही कैंसर का नाम आता है तो मैक्सिमम लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि हमने सुना भी है डर के आगे जीत है, तो मेरा भी आज का मिशन यही रहेगा कि डर से मत डरिए, उसको फेस करिए, उसको बोल्डली फेस करिए और उसे जीतिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा कि कैंसर क्या है, आपको मैं बताना चाहूँगा 99% लोग आज भी ये सोचते हैं कि कैंसर जो है वो एक बीमारी है। वास्तव में कैंसर जो है प्रक्रिया का नाम है। तो कैंसर का अगर बहुत सरल भाषा में बताया जाए तो कैंसर, हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। उन कणों को हम बोलते हैं सेल्स। ये ट्रिलियंस की मात्रा में होते हैं। अब इन सेल्स में से अगर किसी एक सेल के अंदर भी ऐसा बदलाव आ जाए जिससे कि वो बॉडी के दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर दे, एक तो वो अपने आप से डिवाइड होना शुरू हो जाए बिना किसी कंट्रोल के, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। ये जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होने की वजह से होता है। और दूसरा, उस सेल के अंदर एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अपने मूल जो ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट, लंग, लिवर, अगर वो अपने ऑर्गन को छोड़कर दूसरे जगह जाने की क्षमता हासिल कर ले, जिसको बोलते हैं मेटास्टैटिक पोटेंशियल। जिस सेल के अंदर ये दो स्टेप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ऐसा सेल कैंसरस सेल बन जाता है और इस तरह की बीमारियों को हम आम भाषा में कैंसर बोलते हैं। वैसे 200 से भी ज़्यादा तरह के कैंसर्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं और हर कैंसर का रीज़न होना अलग है, उसका उपचार अलग है, उसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे अलग हैं। तो सर, आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि कैंसर क्या होता है, राइट। ये एक प्रक्रिया का नाम है, ये एक बीमारी नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर में होती है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर के कॉजेज़ क्या है, कैंसर क्यों हो जाता है? क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं कि हर किसी, कोई भी जो हमें कॉल करता है या जब भी हम किसी से बात करते हैं, ये आज एक बहुत ही कॉमन बीमारियां हो गई हैं। तो इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? कैंसर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि समूह है बीमारियों का, इसी वजह से कोई भी एक कारण कैंसर की जो हम ये बोल सकें कॉजेटिव एजेंट नहीं होता है। तो कैंसर का जो जेनेसिस है या कैंसर का जो कारण है वो मल्टीफैक्टोरियल है। हम इनको 2 या 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा है पर्सनल फैक्टर्स और तीसरा है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर हम इनको अलग अलग डिवाइड करें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आज से 100 साल पहले कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती थी। बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो इस बीमारी का भी नाम भी नहीं सुना। तो ऐसा क्यों है कि 2023 में हम जब बैठे हुए हैं, आप दुनिया भर में अगर हर साल केसेस देखेंगे तो पिछले जब कोविड हुआ, कोविड के दौरान भी जितने लोगों की दुनिया भर में कैंसर से मौत हुई वो कोविड से ज़्यादा थी। आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंसर केसेस कितने ज़्यादा हैं। एक तरह से ये दुनिया का साइलेंट एपिडेमिक है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि आज भी
किसी की फैमिली में अगर कैंसर होता है या किसी को पर्सनली भी कैंसर होता है, वो अभी भी इसको स्टिग्मा मानते हैं और वो उसको छुपाते हैं। आप इस बात को इंडिया में मानोगे कि बहुत बार लोग अपने परिजनों को भी बताते नहीं है कि उनको कैंसर हो गया। उनको डर लगता है कि कहीं वो उनके पास आना बंद ना कर दें, क्योंकि लोगों में आज तक भी भ्रम है कि शायद कैंसर एक से दूसरे इंसान को फैलता है। क्योंकि कैंसर बॉडी में फैलता है, अपने खुद के शरीर में फैल सकता है, लेकिन वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कैंसर जो फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यस, अगर हम अपना ढंग से टाइम पे इलाज नहीं कराएंगे तो हमारी बॉडी में पूरा फैल सकता है। तो पहला मैसेज तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ। दूसरा, अब हम आते हैं पॉजिटिव एजेंट्स पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पर्यावरण लगातार बदल रहा है। आप देख भी रहे होंगे क्लाइमेट चेंज पे इतनी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट पिछले 20 सालों के अंदर बहुत ही तरह से कृत्रिम हो गया है। हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिसके अंदर हमारे को बैकग्राउंड रेडिएशन का लेवल जो काफ़ी बढ़ चुका है, हमारा सॉइल, एयर और वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। और रूरल एरियाज़ में भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एकदम अनकंट्रोल तरीके से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। और इंडिया के कुछ रूरल एरिया जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी के अंदर भी बहुत तेज़ी से कैंसर बढ़ा है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर के अंदर। इसके अलावा हैवी मेटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के अंदर भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है। हमारे डिपार्टमेंट्स में जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है या रेडियो डायग्नोसिस है, वहाँ पे भी लोगों का रेडिएशन एक्सपोजर की मात्रा ज़्यादा होने से भी उन लोगों के अंदर कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसीलिए ओवरऑल ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कैंसर का रिस्क जो है पिछले 50 सालों के अंदर दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। पर्सनल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं। वैसे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है, बट पर्सनल तो हमारे खुद के हाथ में है, जिसमें कि टोबैको यूजेस, अल्कोहल और क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर की रिस्क जो है नॉर्मल पॉपुलेशन में कंपेयर टू इन हाई रिस्क पॉपुलेशन में 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर्स। 40 to 50% ऑफ कैंसर्स जो इनसे रिलेटेड हैं वो आराम से प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर हम ये मैसेज दे पाएँ कि एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक। कुछ फैमिलीज के अंदर कैंसर होने की संभावना जो है वो जेनेटिक भी होती है। इसका मतलब कुछ फैमिलीज में कैंसर जो है वो 4 या 5 लोगों को भी हो सकता है। ऐसी फैमिलीज होती हैं। इनके अंदर शुरुआत से ही उनके जीन्स में कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज होती हैं, वो गड़बड़ होने की वजह से इनके रिस्क जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। तो कैंसर, टू समराइज, 3 फैक्टर्स, एनवायरमेंटल, पर्सनल हैबिट्स और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से पिछले 20 से 25 सालों के अंदर काफ़ी बढ़ा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं कैंसर के। सिर्फ एक चीज़ कभी भी बॉडी के अंदर किसी बीमारी को जन्म नहीं देती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किन को ज़्यादातर कैंसर होता है? जैसे क्या सिर्फ मेल्स को ज़्यादातर कैंसर होता है या फीमेल्स को ज़्यादातर कैंसर होता है? किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज़्यादातर कैंसर हो सकता है? तो क्या चांसेस है, हु कैन गेट कैंसर्स? इसमें कुछ ट्रेंड्स बहुत कॉमनली हमने देखे हैं, जैसे कि फीमेल्स वैसे भी मेल से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो इस मामले में भी फीमेल्स जो हैं वो कैंसर के रिस्क से भी हम अगर मेल्स और फीमेल्स को कंपेयर करें तो मेल्स में कैंसर की संभावना फीमेल से ज़्यादा है। दूसरा, एक और ट्रेंड देखा गया कि कैंसर जो है एक तरह से हम मान सकते हैं एजिंग की डिजीज़ है। इसका मतलब ये है 60% कैंसर्स जो हैं वो 60 साल के बाद होते हैं। तो किसी भी इंसान में जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि कैंसर जो है प्रोसेस का नाम है, और वो जो प्रोसेस है जिसमें कि सेल अबनॉर्मल हो जाए, सेल के अंदर दूसरी जगह जाने की क्षमता हो जाए, वो बहुत हद तक शुरू से रहता है इंसान में। लेकिन जब तक हम यंग होते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसे प्रोसेस को दबाती रहती है। एज के साथ में, वायरल इन्फेक्शन के साथ में, पर्सनल हैबिट्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारा बॉडी का इम्यून डिसरेगुलेशन शुरू होता है 50 साल के बाद में। तो बहुत सारे कैंसर जो हैं वो 50 या 60 साल की उम्र के बाद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर किसी एज में नहीं हो सकता। कैंसर न्यूबॉर्न्स में भी हो सकता है, कैंसर बच्चों में भी होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कैंसर का इंसिडेंस देखें
तो 10% से भी कम कैंसर जो है वो 25 साल से नीचे होते हैं, और 60% से भी ज़्यादा कैंसर जो है वो 60 साल के बाद होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था, और बाकी मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए। अगर वो रिस्क फैक्टर हैं तो उनकी वजह से भी कैंसर किसी इंसान में ज़्यादा होने की संभावना है। वेरी नाइस। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम जवान हैं तो हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, और जैसे जैसे हम एज होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है हमें उसके लिए बचाती भी है, और हमें ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम इस बीमारी से ज़्यादातर बचे रह सकें। तो सर, जैसा कि ये प्रोग्राम हमारा जो है वो स्पेशली विमेंस के लिए है और विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, हम ज़्यादा विमेन को एजुकेट करना चाहते हैं आज आपके इस प्रोग्राम के थ्रू, तो मैं जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के अंदर कौन से कॉमन कैंसर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर हम देखे जाते हैं, और कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं? ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, मैं पहले तो आपको वाकई में बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि विमेन के अंदर ऐसे कैंसर्स हैं जो कि आप अगर थोड़ा सा जागरूक रहें अपनी बॉडी को लेकर और अवेयर रहें, 50% तक विमेन के कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो विमेन के मोस्ट कॉमन कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। नंबर 2, इंडिया के अंदर सर्वाइकल कैंसर है। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जिसको बच्चेदानी का कैंसर बोलते हैं, और इसके अलावा कोलोन कैंसर, बाकी कैंसर्स की मात्रा विमेन में कम होती है। तो टॉप 10 कैंसर में जो उनके एज ए विमेन होने के, जो ब्रेस्ट हो गया या ओवरी हो गई या सर्विक्स हो गया, यूट्रस, ये ज़्यादा कॉमन कैंसर्स है। अब हम अगर हर एक कैंसर पे अपना ध्यान खींचें, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मुझे अच्छी बात ये लगती है कि काफ़ी अवेयरनेस है। तो किसी भी लेडी को अगर कोई लम्प फील होता है, आजकल वो अपने फिजिशियन के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास तुरंत पहुंच जाती है। 99.9% लम्प्स जो हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। विमेन के अंदर ब्रेस्ट में लंप होना बहुत ही आम बात है। उनके अंदर एक लंप भी हो सकता है, मल्टीपल लंप्स भी हो सकते हैं, पूरी ब्रेस्ट जो है वो पूरी लंपी हो सकती है। ऐसे लंप्स भी होते हैं जो मेंसेस के आसपास भी बढ़ सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे, ऐसा नहीं कि हर लंप जो उनकी ब्रेस्ट में है वो कैंसर ही है, लेकिन विमेन का अपने ब्रेस्ट के प्रति अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स भी जो हैं बहुत कॉमनली 50 साल के बाद ही होते हैं। इसीलिए जो मैमोग्राफी की गाइडलाइंस हैं दुनिया भर में, वो 45 से 50 के बाद ही मैमोग्राफी करने के लिए हम लोगों को बोलती हैं। अनटिल अनलेस कि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ, ब्रेस्ट आपकी मदर, मासी, बुआ, अगर किसी ऐसे क्लोज रिलेटिव को कैंसर हो रखा हो, तो हो सकता है आपके अंदर रिस्क ज़्यादा हो। उस केस में आपको 25 या 30 साल से ही अपने प्रति अलर्ट होना चाहिए। तो पहली बात ये, पहला मैसेज ये है कि हर एक लंप ब्रेस्ट के अंदर कैंसर नहीं होता है। दूसरा, जैसे आपने सुना होगा कि शुरुआत में जो ब्रेस्ट कैंसर का लंप होता है वो पेनलेस होता है। तो ऐसा बहुत बार लेडीज सोचती हैं कि कुछ नहीं, बच्चे ने चोट मार दी होगी, मुझे चोट लगी, वहाँ धक्का लग गया, वहाँ कोना लग गया, और इस चक्कर में बहुत वो लंप को इग्नोर करती हैं। कभी भी आपको एक नया लंप दिखे तो हर लेडी को अपनी ब्रेस्ट के बारे में अवेयरनेस होती है। वो जब भी उसको टाइम मिलता है अपने ब्रेस्ट को चेक करती हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। महीने के एक दिन जरूर अपना, जब आपको टाइम हो, नहाते समय या शीशे के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट को चेक करें, और उसके अंदर क्या वो सामान्य दिख रही है या उसमें कोई नया बदलाव है, इस चीज़ के प्रति सतर्क रहें। इसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इस तरह की प्रक्रिया महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए 25 साल की उम्र के बाद से। और अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि मेरी ब्रेस्ट के अंदर ये अबनॉर्मल गांठ मुझे फील हो रही है और ये लगातार 2-3 हफ्ते से नहीं गई है, तो कोई भी गांठ अगर फील हो, 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो गांठ ना जाए, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैक्सिमम टाइम पे गायनेकोलॉजिस्ट इतनी अवेयर होती हैं कि वो आपको गाइड कर पाएंगी। कुछ ऐसी बीमारियां ब्रेस्ट के अंदर, जैसे कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, ये इस तरह की बीमारियां बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज होती हैं जो कि गांठें पड़ी रहती हैं सालों साल। मतलब ऐसी भी लेडीज हैं जिनकी एक बिनाइन फाइब्रोएडिनोमा पड़ा हुआ है, बड़ा गांठ पड़ी हुई है, अब नॉर्मल है, लेकिन वो कैंसर नहीं बनेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आराम से अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफ पे कंफर्म की जा सकती हैं। तो पहले गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, ज़रूरत पड़ने पर ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट का एमआरआई या मैमोग्राम, इन तीनों जांचों से ही कंफर्म हो जाता है कि ब्रेस्ट के अंदर जो गांठ है वो नॉर्मल है, अबनॉर्मल है। किसी भी अबनॉर्मल जो गांठ होती है उसको तुरंत आगे फर्दर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए। और कभी भी डाउट अगर होता है, हमारे पास एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं बायरैड सिस्टम। उस सिस्टम के द्वारा हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि क्या इस गांठ की जांच होनी चाहिए, और जो गांठ की जांच होती है उसको हम बोलते हैं बायोप्सी।
और बायोप्सी के द्वारा 100% कंफर्म हो सकता है कि जो भी ब्रेस्ट की गांठ है वो कैंसर्स है या नहीं है। ये ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मेरे को आपको बताना था। दूसरा इंपॉर्टेंट कैंसर जो कि लेडीज़ के अंदर हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता कम है। दूसरा, इसको लेकर लोगों को बहुत शर्म भी है, क्योंकि वो एक इंटरनल ऑर्गन का हिस्सा होता है। कोई भी लेडी जाकर गायनेकोलॉजिस्ट को भी अपना पर वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए संकुचित रहती हैं, वो शर्माती हैं, वो नहीं दिखाती हैं। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद में जब भी मौका मिले, जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो उनको जरूर बोले कि आपका एक पर वजाइनल एग्जामिनेशन करके देखें कि आपकी सर्विक्स हेल्दी है कि नहीं है। दूसरा, सर्विक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं, जैसे सर्वाइकल इरोजन, वेजिनाइटिस। तो इन कारणों की वजह से भी कभी कभी वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर अच्छी बात यह है कि उसको आज प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आपकी जो बेटियां 9 साल से लेकर 25 साल की उम्र में हैं, उन लोगों के अंदर आज की डेट में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन आ चुका है। 2 से 3 टीके लगाकर 90% तक सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओवेरियन कैंसर थोड़ा कम कॉमन है, बट इस कैंसर के प्रति अभी तक भी हमें जागरूकता नहीं है। दूसरा, आज की डेट में भी ये 2nd या 3rd स्टेज तक ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए अभी भी हमें भी थोड़ा रिसर्च करनी पड़ रही है। इसके कुछ रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर एल्गोरिदम प्रोग्राम्स हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। इसका एक ट्यूमर मार्कर होता है जिसको बोलते हैं CA-125। वो करके भी हम देख सकते हैं कि किसी को ओवेरियन कैंसर तो नहीं है। तो ओवेरियन कैंसर को लेकर अभी भी मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। एंडोमेट्रियल कैंसर जो होता है, जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, बहुत ही ईजिली डायग्नोस हो सकता है। ज़्यादातर एंडोमेट्रियल कैंसर जब महीने बंद हो जाते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल एज में ही होते हैं, और इसमें सबसे पहला लक्षण ये आता है कि किसी भी लेडी के महीने बंद हो चुके हैं, 1 साल 1.5 साल हो गए, और उसका अचानक से उनको महीना आना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। अगर ऐसा कोई भी लक्षण किसी भी लेडी के अंदर आता है तो उनको तुरंत अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को या बताना चाहिए, और एक छोटे से इस सिम्टम को बता के भी वो बहुत ही अर्ली स्टेज में यूट्राइन कैंसर को पकड़ सकते हैं और 100% तक हम उसको क्योर कर सकते हैं। सो थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से विमेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ, जैसे हमने बात की सर्विक्स कैंसर के बारे में, तो आपने बताया कि उसकी एक वैक्सीनेशन होती है जो कि 9 से 25 साल की बच्चों को जो है लगवाई जा सकती है। तो क्या लेटर एजेस के अंदर, मतलब अबव 30, 35, हम उस वैक्सीनेशन को बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको नहीं लगवाना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, या अगर स्टिल कोई लेडी प्रिवेंशन के लिए उसको लगवाना चाहती है तो क्या चांसेस है कि उसको उससे प्रिवेंशन मिलता है? जो वैक्सीनेशन होता है उसका एक रीज़न होता है कि बच्चों में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, और बच्चों में जो टीके लगाए जाते हैं, चाहे हम नॉर्मल वैक्सीन अगर देखें, चाहे मलेरिया, टाइफॉइड, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, जो भी वैक्सीनेशन बचपन में होता है, उसके प्रति बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। इसलिए बच्चों के वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे होते हैं, वो लंबे टाइम तक आपकी बॉडी याद रखती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट है बॉडी पे, वो इतना स्ट्रांग नहीं आता है। दूसरा, ये जो वैक्सीन है, ये एक वायरस है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके अगेंस्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि जब किसी भी इंसान को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो, उससे पहले ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने, ताकि किसी भी लेडी के अंदर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ही ना हो पाए, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के बाद ही 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं। इसीलिए 90% तक ये जो वैक्सीन है, ये इसको प्रिवेंट भी कर पाते हैं। तो यस, अगर आप 30 साल के हैं, 25 साल, 35 साल के हैं, आप लगा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, बट उसका बेनिफिट कितना होगा उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब हम मान लो 30 साल के हैं, तो हम सर्वाइकल कैंसर से कैसे बच सकते हैं? उसमें बहुत सरल तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया, गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर अपनी पर वजाइनल एग्जामिनेशन करवाएं, और उसमें टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं लिक्विड बेस्ड पैप स्मीयर। छोटा सा टेस्ट होता है, 2 मिनट लगते हैं उसमें, और साथ में उसी टेस्ट के अंदर HPV DNA टेस्टिंग नाम का टेस्ट होता है, जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि किसी इंसान में वायरस ने अटैक किया कि नहीं किया। और अगर ये टेस्ट दोनों नॉर्मल आते हैं तो 5 साल तक आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको ये सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। ओह वाओ, वेरी नाइस। तो किस तरीके से सर ने हमें कितने आसान तरीके से बता दिया, और शायद मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डरती थी इन चीज़ों को लेकर, पर आज इस इंटरव्यू के दौरान मुझे भी इतना कुछ समझ में आया कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको जाना है और प्रिवेंटिव टेस्ट करवाने हैं,
और हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में जो छोटी बच्चियां हैं उनको तो आप इस चीज़ से प्रिवेंट कर ही सकते हैं, आप इसका वैक्सीनेशन ज़रूर ले सकते हैं। तो सर अब मैं आगे इसमें जानना चाहती हूँ कि क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा फियर उनके अंदर होता है, तो कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और उसको किस स्टेज से इसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादातर ले लेना चाहिए, और क्या इसके ट्रीटमेंट मेजर्स होते हैं और उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि जो लेडीज़ हैं काफ़ी प्रोएक्टिव होती हैं कंपेयर टू मैन विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, उनकी खुद की हेल्थ और अपने परिवार की पूरी हेल्थ। मैन जो हैं वो मोस्टली अपनी हेल्थ और मतलब ओवरऑल हेल्थ को लेके भी इग्नोरेंट होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत सारी लेडीज़ तक पहुँचेगा, और मेरा भी मिशन ये है कि हम लोग जितने लोग हो सकें उनको सक्षम कर पाएँ ताकि वो राइट डायरेक्शन में जाएँ। कैंसर ट्रीटमेंट लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि आज की डेट में भी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हम 100% कैंसर ठीक कर देंगे। बहुत सारे ऐसे जगह खुली हुई है जो कि लोगों को भ्रमित कर देते हैं, और वो जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है उससे हटकर वो एक बिलीफ बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा पहला तो आग्रह ये है कि आपका कोई भी बिलीफ हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी धर्म हो, आप हमेशा एलोपैथी को जरूर अपनाएं कैंसर ट्रीटमेंट, बिकॉज किसी भी और पद्धति के अंदर कैंसर को ट्रीट करने की क्षमता नहीं है। आयुर्वेदिक या सिद्धा या यूनानी पद्धति के अंदर हेल्दी लिविंग के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कैंसर एक बार हो जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी में ही है। सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एक बड़े सेंटर में जैसे कि BLK मैक्स या मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जैसे जहाँ मैं काम करता हूँ, या और भी अच्छे इंस्टीट्यूशन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, एम्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कि हर तरह के कैंसर के विशेषज्ञ हों, क्योंकि कैंसर अपने आप में आज की डेट में एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट, ऐसे लोगों की पूरी टीम होती है। वो एक टीम ही आपका एक, मैं अगर बोलूँ तो ट्रू तरीके से वो और बेस्ट रिजल्ट के साथ ट्रीटमेंट कर सकती है। तो बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है कैंसर को लेकर। कैंसर की जो मेन ट्रीटमेंट्स हैं आम भाषा में समझा जाए तो सर्जरी, जिसके अंदर आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी बहुत बड़े तरीके से आ गई है, जिससे बहुत फास्ट और एक्यूरेट सर्जरीज होती हैं और उसमें ब्लड लॉस कम होता है और उनकी रिकवरी फास्ट होती है। तो कैंसर सर्जरीज अब रोबोटिक सर्जरीज की तरफ जा रही हैं। उसी तरह से हम जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर कीमोथेरेपी के अलावा इम्यूनोथेरेपीज और टारगेटेड थेरेपीज को भी यूज़ कर काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट कर पा रहे हैं। रेडिएशन पद्धतियाँ भी काफ़ी सेफ हो गई हैं, और आज की डेट में प्रोटॉन थेरेपी, टोमोथेरेपी नाम की एडवांस टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिससे कि जो कैंसर का रेडिएशन है वो बहुत सेफ और सरल हो चुका है। तो काफ़ी एडवांसेस हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, और आज की डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हैरान होंगे, आज की डेट में भी 80 to 90% जो मेरे पेशेंट्स हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ना तो अपनी जॉब छोड़ते हैं ना अपना काम छोड़ते हैं, वो अपना इलाज भी साथ में कराते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ को साथ में जीते रहते हैं। तो मैसेज ये देना चाहूँगा, ना कैंसर से डरें, ना कैंसर की ट्रीटमेंट से डरें। उसका सही टाइम पे इलाज लेंगे तो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि विमेन प्रोएक्टिव होती हैं, वो अपना भी ध्यान रखती हैं और अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं। तो आज ये एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशली हम विमेन के लिए इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एक महिला को एजुकेट करते हैं तो ना सिर्फ उस महिला को बल्कि उसके पूरे परिवार को, उसकी पूरी कम्युनिटी को भी साथ ही साथ एजुकेट करते हैं। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू जाते हैं तो हेयर लॉस होता है, फटीग होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। तो ऐसे क्या कॉमन इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं जब हम किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं? आज से 20 साल पहले तक कीमोथेरेपी जो थी काफ़ी मैं बोलूँगा एलिमेंट्री थी या बेसिक थी, और उस दौरान साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते थे। इसीलिए आपने सुना हो कैंसर कीमोथेरेपी को लेकर बहुत सारे भ्रांतियां हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कोबरा का जहर है, या इसमें आपके अंदर नसों के अंदर ऐसी दवाई डाल देंगे आप बेहोश हो जाओगे, आप 7 दिन सोते रहोगे, उठोगे नहीं। तो ये इस तरह की जो भ्रांतियां इसलिए फैली कि शुरुआत में कैंसर कीमोथेरेपी देना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज की डेट में कैंसर कीमोथेरेपी जो है वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं इधर प्लांट से या सिंथेटिकली बनाए या एनिमल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से उनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब कीमोथेरेपी जो है काफ़ी सेफ हो गई हैं क्योंकि उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मोस्टली प्रिवेंट हो जाते हैं। आपको मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारी कीमोथेरेपीज अब हेयर लॉस नहीं करती हैं, और जो हेयर लॉस करती हैं उनके लिए भी अभी हमारे पास नए डिवाइस हैं जिनको बोलते हैं स्कैल्प कूलिंग कैप्स। उनके द्वारा यूज़ करके भी हम हेयर लॉस को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं।
अगर हेयर लॉस होता भी है तो भी निश्चिंत रहें, वो हेयर्स 100% वापस आ जाते हैं। तो हेयर लॉस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा ऐसे फटीग, थोड़ा टाइम के लिए नौजिया वॉमिटिंग होना, वो सब भी पहले काफ़ी था, अब वो काफ़ी कम हो गया है। इसीलिए कैंसर की कीमोथेरेपीज़ आराम से हम डे के में दे पा रहे हैं और कोई ज़्यादा पर्सन को प्रॉब्लम नहीं आती। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट सारी प्रॉब्लम्स मैनेजेबल होती हैं और ज़्यादातर रूटीन लाइफ को अफेक्ट नहीं करती। जैसे आप एंटीबायोटिक्स लेते हो या कभी आप डिहाइड्रेशन की दवाई लेते हो, उसमें जैसे साइड इफेक्ट आते हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह के साइड इफेक्ट्स आजकल कीमोथेरेपी में आते हैं। जो नई थेरेपीज़ हैं जैसे कि इम्यूनोथेरेपीज़ और टारगेटेड थेरेपीज़, ये काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टेड होती हैं और ये स्पेसिफिकली एक स्पेशल ट्यूमर टाइप के अगेंस्ट भी होती हैं। इसी वजह से इनके साइड इफेक्ट्स और भी कम होते हैं। टारगेटेड थेरेपीज़ तो बहुत इतनी माइल्ड साइड इफेक्ट करती हैं कि उनको लगता ही नहीं कि आप दवाई ले रहे हैं। वो शुगर और बीपी की दवाई के तरह से लोग लेते हैं और सालों साल तक वो दवाई लेते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं आती है। तो मैं आपको सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है काफ़ी सेफ हो गया है और मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है उसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। थैंक यू सर, आपसे बात कर कर आज इतना ज़्यादा हमें नॉलेज मिला और इतनी ज़्यादा हमको एक आश्वासन मिला कि हमें इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो आज के बाद से बिल्कुल भी नहीं डरेंगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसका डटकर सामना करेंगी और स्पेशली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगी और इसका ट्रीटमेंट करवाएंगी। तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कैंसर 100% क्योरेबल होता है या इसका रीअकरेंस के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सवाल होता है हमारे, जब भी हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 100% ठीक हो जाएंगे ना। और कभी कभी ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब लगता भी कि हमें सच बोलना चाहिए। तो आज की डेट में 75% तक जो कैंसर हैं वो ठीक हो जा रहे हैं, 25% अभी भी वापस होने के चांसेस रहते हैं। जितना जल्दी हम कैंसर को पकड़ेंगे, और उसका ये जो प्रोग्राम करने का हमारा मकसद भी है कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ पाएँ, क्योंकि जितना जल्दी स्टेज 1, 2, 3 में ऑलमोस्ट 100% कैंसर क्योर होते हैं। स्टेज 4 में भी अच्छी बात यह है कि स्टेज 4 में बहुत सारा कैंसर क्योर नहीं होता है, लेकिन हमने अभी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके द्वारा ऐसे लोग हैं जो कि अदरवाइज अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते वो 2 या 3 महीने नहीं निकालते, आज वो 5 साल 10 साल भी लोग निकाल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम स्टेज 4 में भी हमने काफ़ी एडवांसेस करे हैं, बट 100 में से 75 कैंसर्स आज की डेट में ठीक हो रहे हैं। और मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँ, जैसे ये हमने एजुकेशनल एक्टिविटी करी, इसी तरह से अगर आप खुद चाहें अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि हमने कुछ एजुकेशन बुकलेट्स वगैरह भी निकाले हैं, जिसको अगर वो डिटेल में एक स्पेसिफिक कैंसर को पढ़ना चाहें तो वो उनको एक्सेस कर सकते हैं और वो फ्रीली अवेलेबल है। वेरी नाइस। तो सर ने बताया कि, और जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि इसके ऊपर एजुकेशनल बुकलेट्स भी हमारे पास हैं जिसके बारे में हम आपको प्रॉपर डिटेल्स देंगे, जो कि जिससे कि आप इन बुकलेट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने इस मीटिंग की स्टार्टिंग के अंदर ही बात की थी कि किस तरीके से न्यूट्रिशन खराब होना या फिर हमारा लाइफस्टाइल खराब होना एक बहुत ही बड़ा मेजर कारण है। तो मैं ज़्यादातर फीमेल्स को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, बहुत ज़्यादा आजकल फास्ट फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, न्यूट्रिशन बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, लोग डाइट को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, न्यूट्रिशन को लेकर, सप्लीमेंट्स को लेकर, हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो क्या अगर हम अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रखते हैं, अगर हम अपने खाने को अच्छा रखते हैं, अगर हम एक बैलेंस ईटिंग करते हैं, तो क्या वो हमारी इम्यूनिटी को बेटर करने में और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैलेंस न्यूट्रिशन और रेगुलर एक्सरसाइज। आप अगर बिल्कुल एकदम एक लाइन में बोलो तो 50% तक रिस्क जो कैंसर की वो इन्हीं 2 चीज़ों से हम कम कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट जिसके अंदर की सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स सारे एडिक्वेट मात्रा में हो, कोई भी एक्सेस में ना हो। कभी कभी लोग बहुत एक्सेस मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स भी खाते रहते हैं, वो भी कोई बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। बैलेंस डाइट इज़ बेस्ट। रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत हैवी एक्सरसाइज भी नहीं, एटलीस्ट 3 टाइम्स ए वीक अगर आप एक मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा वॉक करते हैं और थोड़ा सा अगर बॉडी ट्रेनिंग करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो एक अच्छा बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बार हम इग्नोर करते हैं। स्ट्रेस भी हमारी बॉडी के अंदर वेट गेन कराता है और स्ट्रेस से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। हमारे बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो भी स्ट्रेस की वजह से आते हैं। तो स्ट्रेस हमारे काफ़ी एरियाज़ को अफेक्ट करता है और ये हमारे खुद के हाथ में कि हम कितना स्ट्रेस लेते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर भी हम कभी एक और दिन चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर ये सब बदलाव लाकर भी छोटे छोटे बदलावों से हम कैंसर जैसी बीमारी से भी बहुत हद तक बच सकते हैं। सो थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें कैंसर के ऊपर अवेयरनेस दिया, इतना अच्छा एजुकेशन हमें दिया
और मैं आशा करती हूँ कि हमारी सारी महिलाओं को ये सारी जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत सारी नॉलेज उन्हें मिली होगी। अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने क्वेश्चंस प्लेस कर सकते हैं। हम आपके उन क्वेश्चंस को भी फिर से सर से पूछने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। बुकलेट्स के लिंक जो हैं हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप उनको पढ़ सकें, आप उस एजुकेशन को ले सकें। हमारा मकसद बस यही है कि आप एजुकेटेड रहें और आप अपनी और अपने पूरे परिवार की अच्छे से रक्षा कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और मैं भी आशा करूँगा आपके लिए जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा रहा हो। और डू कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जो भी आपके कंसर्न्स हैं उनको हम आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।